टेक्निकली अगर हम कैपेसिटर्स की बात करें, है ना, सो सबसे पहले हम पार्ट वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो कैपेसिटर्स का जो पार्ट वन है, दैट डील्स विद द बेसिक डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ओके, व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स? सो हमें सबको पता है कैपेसिटर्स इज बेसिकली C इज इक्वल टू, इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज अपॉन द वोल्टेज। सो C इज इक्वल टू क्या हो जाता है, Q अपॉन V। ओके, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस जो होता है वो होता है फेरेड। ओके, और फेरेड इज बेसिकली नथिंग बट कूलम अपॉन वोल्ट। ओके, तो दिस इज योर कैपेसिटेंस। और क्योंकि सिंस से नीट और बेसिकली अगर हम JEE की भी बात करें तो यहाँ पे उसका डायमेंशन भी हमें कई बार पूछा जाता है ना, डायमेंशन। तो कैपेसिटेंस का डायमेंशन आप कैसे फाइंड कर सकते हो? सो टू फाइंड द डायमेंशन हमें क्या करना है, ये डेफिनेशन को यूज करेंगे। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हमने C लिख दिया, Q लिखा, नाउ वोल्ट दैट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, आप उसको क्या लिख सकते हो, वर्क डन अपॉन द चार्ज। सो वर्क डन अपॉन द चार्ज करेंगे तो Q ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन W। फाइन, नाउ Q स्क्वायर मतलब है करंट का, सॉरी चार्ज का स्क्वायर, एंड चार्ज होता है करंट इनटू टाइम, मतलब क्या हो जाएगा, एम्पियर स्क्वायर इनटू सेकंड स्क्वायर। ओके, तो ये आप लोग को क्या मिल गया, न्यूमरेटर का आपका यूनिट, वर्क डन का यूनिट होता है kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो जैसे ही हमने ये लिख दिया kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, सो दिस विल बी नथिंग बट, अगर हम देखें तो एम्पियर स्क्वायर इनटू सेकंड रेज टू 4 मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लीकेशन तो नहीं होगा, डिवीजन में ही रहेगा वो पार्ट, डिवाइड बाय kg मीटर स्क्वायर। अब यहां से हम लोग आराम से इसका क्या लिख सकते हैं, डायमेंशन। ओके, सो डायमेंशन में आपको पता है पहले L का टर्म, तो लेंथ दो बार है बट न्यूमरेटर में नहीं डिनोमिनेटर में, इसलिए L-2। kg एक बार है बट डिनोमिनेटर में है इसलिए -1। टाइम चार बार है तो T⁴। एम्पियर दो बार है, सो यू कैन राइट डाउन I⁴। ओके, सो L-2 M-1 T⁴ I स्क्वायर इज द डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस। ओके, तो ये हो गया सबसे पहले। नाउ कितने टाइप के कैपेसिटर्स होते हैं ये अभी हमें पढ़ना है। ओके, सो टेक्निकली वी हैव थ्री टाइप ऑफ कैपेसिटर्स। ओके, जो पहला है उसको हम बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, so one is a parallel plate capacitor. The second, which is known as the spherical capacitor. Okay, the spherical capacitor. और फाइनली अगर हम बात करें तीसरे की, सो तीसरा है हमारे पास नथिंग बट आफ्टर पैरेलल एंड स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। ठीक है, तो अगर हम बात करें पैरेलल प्लेट की, सो पैरेलल प्लेट के लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट के ए बाई डी। ओके, याद रखना है आपको कि जब भी आपको के यूज कर रहे हैं, सो के इज नोन एज डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। के को हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। ओके, इसको दूसरे नाम से जाना जाता है एप्सिलॉन आर, विच इज नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी। और इसमें के हो या एप्सिलॉन आर हो, दोनों बेसिकली एक ही है। और इसकी वैल्यू होती है, याद रखना, 1 फॉर वैक्यूम या एयर, और इसकी वैल्यू होती है इन्फिनिटी फॉर मेटल। कोई दूसरा मटेरियल होगा तो आपको एग्जाम में दिया जाएगा। ओके, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। ओके, सो ये हो गया पैरेलल प्लेट। अच्छा, अगर मान लो आपके पास एक स्फीयरिकल कंडक्टर है लाइक दिस,
और बोला कि इसकी कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, ओके, जिसकी रेडियस r है, इसका फॉर्मूला होता है सी का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो स्फीयरिकल कैपेसिटर में अगर वन स्फीयर हो जिसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड स्फीयर, तो फॉर्मूला यूज करना है आपको C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। बट आपके पास ओके दो कैपेसिटर हो, मतलब दो स्फीयर हो, तो क्या करना है? सो फॉर दैट वी हैव दिस डायग्राम, ओके। इस केस में अगर बाहर को हमने ग्राउंड कर दिया, ओके, और लेट अस से अंदर वाली जो रेडियस है वो a है और बाहर वाली रेडियस है वो b है, तो इस केस में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो आप लिख सकते हो C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a इंटू बी अपॉन b माइनस b। ओके, सो दिस इज द सेकंड फॉर्मूला। इस केस में क्या होता है बच्चा कि दो आपके पास स्फीयर होंगे, बाहर वाला स्फीयर ग्राउंड होगा, अंदर वाले स्फीयर पे चार्ज होगा। फॉर एग्जांपल दैट कैन बी प्लस चार्ज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हम बात करें सिलिंड्रिकल कैपेसिटर की, उस केस में फॉर्मूला होता है सी का 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल डिवाइड बाय लॉग ऑफ बी अपॉन ए टू द बेस ए। याद रखना है जो बी होता है ऑलवेज वो होता है आउटर सिलेंडर। सो अगर आपको ये विजुलाइज नहीं हो रहा है तो उसका मैं डायग्राम भी यहाँ पे बना देता हूँ। सो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर कुछ ऐसा दिखना चाहिए। सो ये हो गया बाहर का सिलेंडर, और लगे हाथ अंदर वाला सिलेंडर भी हम बनाते हैं। सो ये हो जाएगा अंदर का सिलेंडर। सो इस केस में हमारे पास तो अंदर का जो रेडियस है, दिस रेडियस इज ए, और बाहर का जो रेडियस है वो होता है बी। अगेन इसमें हम बाहर वाले सिलेंडर को ग्राउंड कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज द पार्ट वन। ओके, दिस इज द पार्ट वन ऑफ द कैपेसिटी। चलो, सो सेकेंड पार्ट। अब सेकेंड पार्ट ऑफ कैपेसिटर किस पे डील करता है वो डिस्कस कर लेते हैं। द सेकेंड पार्ट डील्स विथ, जिसमें पहला पार्ट आता है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ओके, सो याद करो हम लोग नॉर्मली दो कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं। ओके, वन विच इज नोन एज अ सीरीज। ओके, जब भी कोई चीज सीरीज में होती है तो क्या कांस्टेंट होता है? तो सबको पता है Q इज कांस्टेंट। ओके, और जो चीज दूसरी पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं पैरेलल। और पैरेलल में क्या कांस्टेंट होता है? पोटेंशियल डिफरेंस इज। ओके, तो अब यहाँ पे आप लोग को जो याद रखना है वो कुछ ऐसा है। सीरीज में हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस सो ऑन। बट पैरेलल की बात करें तो CP का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? C1 प्लस C2 प्लस सो ऑन। तो ये जो हो गया ये सीरीज का पार्ट है, और ये हमारा कौन सा पार्ट है? पैरेलल का पार्ट है। ओके, सीरीज में अगर दो कैपेसिटर रखे हुए हैं तो उसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला है जो हमें बहुत हेल्प करता है। ओके, तो वो मैं आपको देके रखता हूँ, आई थिंक सारे बच्चों को पता भी है। ओके, व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर्मूला? तो शॉर्टकट फॉर्मूला होता है CS का C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। ओके, यस, वेरी गुड नेहा। C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2।
दिस इज द शॉर्टकट फॉर्मूला जो आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। अच्छा, अब आपको क्या याद रखना है, ओके, कि अगर हम, है ना, अगर हम बात करें कि कैपेसिटर को अगर हमने सीरीज में रखा है, ओके, अगर कैपेसिटर को सीरीज में रखा है तो उनका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है, उनका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा दैट विल बी, अगर सारे के सारे कैपेसिटर इक्वल है तो वो हो जाएगा N इंटू वी। ये याद रखना, सीरीज में ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना होता है, N इंटू वी। बट अगर हम बात करें पैरेलल की, तो पैरेलल में ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है सिर्फ V। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोग को कई बार ये वर्ड नीट में या जेडब्ल्यू में देख सकते हो आप, ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन का मतलब होता है कि अब कैपेसिटर इसके बाद काम करना बंद कर देगा। ओके, सो आपने ब्रेकडाउन मतलब आपने कैपेसिटर की मैक्सिमम लिमिट को रीच कर दिया है। तो सीरीज में उसकी वैल्यू क्या है, N इंटू वी। तो आप बोलोगे सर व्हाट इज N? N इज नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। सो मान लो आपको बोला जाए कि 3 कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट किया है तो उनका ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना होगा, तो 3 टाइम्स द वोल्टेज। ओके, पर पैरेलल में कितना होगा, जो वोल्टेज का वैल्यू है वो ही उसकी वैल्यू होगी। ओके, तो ये आपको याद रखना है। एंड देयर इज वन मोर पार्ट, ओके, देयर इज वन मोर पार्ट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस, एंड दैट इज के इन डीसी, डीसी का मतलब क्या होता है बच्चा, डायरेक्ट करंट। ओके, इन डीसी कैपेसिटर ऑफर्स infinite resistance in steady state. That is the current, that is the I through capacitor is 0 in steady state. ओके, ये चीज को मैं समझाता हूँ, आप लोग आई थिंक एग्री करोगे कि व्हाट इज स्टेडी स्टेट। ओके, जैसे आपके पास एक मोबाइल फोन है, ओके, मान लो कि आपका मोबाइल फोन डिस्चार्ज कंडीशन में है, आपने उसको चार्जिंग में लगाया। जैसे वो चार्ज करना स्टार्ट होगा तो धीरे धीरे उसके ऊपर चार्जिंग वैल्यू बढ़ेगी, 0 से 1 2 3 4 और 5। अच्छा, अब मुझे बताओ, जैसे ही वो 100% हो गया, क्या उसके बाद वो चार्ज हो सकता है क्या, मतलब कैन यू चार्ज योर मोबाइल फोन मोर देन 100%, है ना? बिकॉज अगर मान लो वो 100% से ज्यादा चार्ज होके ऊपर 110% ऐसा दिखाए, डोंट यू थिंक कंज्यूरिंग 3 और 4 का नया एपिसोड आपके घर पे होगा? कि चार्ज 100 से ज्यादा हो चुके, 110 120 हो रहा है। ओके, तो समथिंग इज नॉट करेक्ट एट इन योर फोन। ओके, सो 100% पे कैपेसिटर मैक्सिमम चार्ज हो गया है, मतलब उसने स्टेडी स्टेट अचीव किया। स्टेडी स्टेट मतलब अब इससे ज्यादा वो आगे नहीं चार्ज हो सकता, मतलब अब कैपेसिटर काइंड ऑफ ओपन सर्किट बनेगा। ओपन सर्किट का मतलब वो अपने अंदर अब कोई ज्यादा चार्ज या करंट को फ्लो होने नहीं देगा। इसीलिए दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। इन डीसी कैपेसिटर ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस इन स्टेडी स्टेट। नीट में मैंने देखा है कि 2-3 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी आए हैं ये कंसेप्ट के ऊपर, दैट्स व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, चलो, सो दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ अ कैपेसिटर। ओके, मूविंग टू द पार्ट 3 ऑफ द कैपेसिटर्स। ओके, अब आपको पता है कि द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, ओके, द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर we have a formula with us. What is the energy stored in a capacitor ka formula? The formula is 1 upon 2 q square by c. So this is the first formula. There is another formula for this,
वी हैव 1/2 टाइम्स CV स्क्वायर। ये बहुत बार यूज किया है, आप लोग भी एग्री करोगे, है ना, बहुत बार। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द फॉर्मूला 1/2 QV। ओके, सो टेक्निकली हमारे पास एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए 3 फॉर्मूला है। तीनों फॉर्मूला में से कोई भी फॉर्मूला आप चाहो तो यूज करो, ओके, कोई भी दिक्कत नहीं है। बस आपको क्या याद रखना है बच्चा कि फॉर्मूला, ओके, आपके दिमाग में क्या होना चाहिए कि क्या चीज दी गई है। फॉर एग्जांपल चार्ज दिया और कैपेसिटेंस दिया तो यूज फर्स्ट, कैपेसिटेंस और वोल्टेज दिया तो यूज सेकंड, एंड सो ऑन। ओके, यहाँ पे एक नोट जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि द एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी, okay, now this is a very important point. Energy supplied by battery, okay, is Q into V. So energy supplied by battery कितना होता है? Q into V. But आप एग्री करोगे कि एनर्जी stored by capacitor, energy stored by capacitor is actually 1/2 QV. इससे क्या समझ में आया कि आप 100 जूल अगर दे रहे हो तो कैपेसिटर सिर्फ और सिर्फ 50 जूल अपने में स्टोर करता है, मीनिंग द 50% ऑफ एनर्जी is basically used for the heat loss, और I can say वो heat loss में चली जाएगी। मतलब अगर कैपेसिटर को 80 जूल दे रहे हो, 70 जूल दे रहे हो, तो अपने अंदर वो सिर्फ 35 जूल लेता है, रिमेनिंग 35 जूल को वो एज अ हीट ऑन एनर्जी के फॉर्म में लॉस करेगा। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट थियोरेटिकल कंसेप्ट डायरेक्टली इसके ऊपर पूछे जा सकता है। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट जो पता होना नेसेसरी। ओके, अब द नेक्स्ट पार्ट विच इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट, जिसके ऊपर मैंने देखा है कि नीट में 4 से 5 क्वेश्चन आ चुके हैं, जिसको मैं बोलता हूं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्जेस। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। नाउ ये पार्ट आप लोग बहुत अच्छे से समझना, ओके, बिकॉज ये समझ गया तो आपके देयर इज अ चांस कि आपको इसके क्वेश्चन में कभी दिक्कत नहीं आएगी। अज्यूम करो आपके पास एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C1 है और वोल्टेज V1 है। ओके, देयर इज अनदर कैपेसिटर जिसकी वैल्यू C2 है और वोल्टेज क्या है? V2। सो ये सारी की सारी क्या है? इनिशियल कंडीशन है और दे आर डिस्कनेक्टेड। ओके, बेसिकली दे आर इन विच पोजीशन? डिस्कनेक्टेड पोजीशन। उनको अभी कनेक्ट नहीं किया, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या कर दिया, वो दोनों को कनेक्ट कर दिया। ओके, जैसे ही मैं कनेक्ट करूंगा ना, ओके, as soon as both the capacitors are connected with each other, okay, so after connection their voltage will become equal. I am repeating, okay, मतलब क्या होगा बच्चा कि अगर मान लो इस पे C1 V1 है तो मतलब इसके ऊपर चार्ज कितना होगा? Q1। इसके ऊपर C2 V2 है तो उसके ऊपर चार्ज कितना होगा बच्चा? Q2। सो आफ्टर कनेक्शन कैपेसिटेंस तो C1 ही रहेगा, वोल्टेज हो जाएगा V। इसका कैपेसिटेंस कितना होगा? C2, वोल्टेज हो जाएगा V, और दोनों के ऊपर चार्ज अगर हम देखें तो इसके ऊपर चार्ज हो जाएगा Q1 डैश और इसके ऊपर चार्ज हो जाएगा Q2 डैश। डिड यू अंडरस्टैंड नाउ? सो विच क्वांटिटी इज चेंजिंग? अगर आपको पूछा जाए तो बिफोर कनेक्शन और आफ्टर कनेक्शन कौन सी क्वांटिटी चेंज हो गई, तो आंसर आना चाहिए चार्ज इज चेंजिंग। ओके, इंडिविजुअल चार्ज इज चेंजिंग। विच क्वांटिटी इज रिमेनिंग कांस्टेंट? कौन सी चीज पहले चेंज थी? तो V1 और V2 अलग था, बट आफ्टर कौन सा कांस्टेंट हो गया? वोल्टेज कांस्टेंट हो गया। बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि द टोटल चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। So Q1 plus Q2 is always equal to Q1 dash plus Q2 dash। सबको समझ में आया होगा ये, है ना? कोई भी कभी भी टोटल चार्ज को आप कंजर्व ऑलवेज मान सकते हो, है ना? सो Q1 plus Q2 को आप ऑलवेज लिखोगे Q1 dash plus Q2 dash। सिंपल अप्लाई करो फॉर्मूला, तो लिखो C1 V1
प्लस C2V2, तो आपको एक बहुत ही यहाँ पे मिल जाएगा C1V प्लस C2V. You get a very powerful formula, the common potential का formula. Okay, V common. जो बच्चे मेरे पास पहले पढ़ चुके हैं एग्री करोगे, ये इसके क्वेश्चन हमने पीआई वॉल्यूम में पहले सॉल्व कर चुके हैं. डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2. ओके, वेरी पावरफुल फॉर्मूला. कॉमन पोटेंशियल कभी भी फाइंड करना है तो यूज दिस फॉर्मूला, 100% आपको आंसर मिलेगा. ओके, सो दिस इज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस जिसमें आपको मिल गया कॉमन पोटेंशियल. ओके, फाइन. तो अब क्वेश्चन ये होता है, सर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस में इतना ही पार्ट है क्या? नहीं. ओके, सो दिस पार्ट अब कंटिन्यू होगा इन अ पार्ट 4. ओके, नीट JEE में, और अभी तो मैं स्पेसिफिकली नीट की अगर बात करूं, यहाँ पे यार वो लोग ज्यादा करके, है ना, चार्जेस आफ्टर कनेक्शन के क्वेश्चन भी पूछते हैं. ओके, जिसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे हैं ना, वो एग्री करेंगे कि हाँ सर, इसके 2-3 क्वेश्चन हमने देखे हैं कि पहले डिसकनेक्टेड था, फिर कनेक्ट करके बोला कि चार्ज फाइंड करो फर्स्ट स्फीयर पे या दूसरे कैपेसिटर पे, सो ऑन. ओके, सो मैं आपको रादर देन ओके टाइम पास कराए बिना डायरेक्ट बोलता हूँ कि यार ये फॉर्मूला यूज कर देना, कभी भी आपको दे दो. कौन सा फॉर्मूला? द फॉर्मूला इज Q इंटू C1 अपॉन C1 प्लस C2. और अगर आपको दूसरे पे फाइंड करना हो चार्जेस, तो सिंपल Q इंटू C2 again upon C1 plus C2. Just see how easy this formula is. Okay, how easy this formula is. Q1 dash is the charge on the first capacitor, Q2 dash is the charge on the another capacitor. Okay, और Q is the total charge. Don't you think यहाँ से एक बहुत ही सिंपल चीज आती है कि अगर मैं Q1 dash upon Q2 dash करूँ तो I get C1 by C2, okay, which is actually can be written as R1 upon R2 if it is a spherical capacitor. So ये आप यूज कर सकते हो अगर आपके पास spherical कंडक्टर दिया है तो. ओके, तो एक चीज मैंने देखी है कि यार ये बहुत बार पूछी जाती है, Q1 डैश अपॉन Q2 डैश का रेशियो क्या है, तो आंसर पता है C1 by C2, और रेडियस के टर्म्स में आएगा तो इट इज इक्वल टू R1 अपॉन R2. बट साथ में आप लोग मुझे बोलोगे कि सर हम लोगों ने और एक फॉर्मूला भी देखा था. ओके, the loss of energy in redistribution. ओके, कौन सा फॉर्मूला था सर? ओके, तो लेट्स रिवाइज दैट फॉर्मूला आल्सो. डेल्टा U, दैट इज अ लॉस ऑफ एनर्जी, जिसको हम लिखते हैं फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी. व्हाट इज अ फाइनल एनर्जी? तो फाइनल एनर्जी को लिखना है हाफ C1V स्क्वायर प्लस हाफ C2V स्क्वायर. तो ये जो मैंने लिखा है ये आपका UF होगा. ओके, फाइनल एनर्जी माइनस, अब इसके अंदर हम लिखने वाले हैं इनिशियल एनर्जी. सो इनिशियल एनर्जी कितनी है? तो आप देखोगे सर हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर. ओके, बट आप बोलोगे सर एक्चुअली हम लोग को इसके बदले एक डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला याद है. यस, और अगर वो आपको याद है तो आपको ये सब कैलकुलेशन करने के बदले आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करो, हाफ C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 दी होल स्क्वायर. जैसे अगर आपको कभी भी चेंज इन एनर्जी या लॉस ऑफ एनर्जी पूछा जाए when two capacitors are connected together, you can directly use this formula without wasting your time. आपको ये तुरंत आंसर देगा एंड ये पूरा डेरिवेशन करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं. ओके, सो
यहाँ इतना अगर आपको पता है तो ये पूरा कर देता है द चार्जेस आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन को। ओके चलो, सो सो आफ्टर दिस अब हम चलते हैं कैपेसिटर्स पार्ट 5 की तरफ। ठीक है, नाउ कैपेसिटर्स पार्ट 5 deals with a very, very, very important concept known as effect of dielectric. आप बोलोगे सर व्हाट इज इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक एंड सो ऑन। ओके, तो बच्चा पार्टी, डाइलेक्ट्रिक आपको पता होगा कि डाइलेक्ट्रिक इज काइंड ऑफ और नथिंग बट एन इंसुलेटर, और उसके दो टाइप होते हैं, एक होता है पोलर और दूसरा होता है नॉन पोलर। ओके, आप लोग ने अभी जब 12th बोर्ड का पढ़ाई करा होगा तो आपके टेक्स्ट बुक में भी बहुत अच्छे से दिया है पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, बराबर। इसके अंदर और भी टर्म्स आते हैं, आपको याद होगा तो एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन। ओके, द टर्म विच इज नोन एज अ पोलराइजेशन पी वेक्टर, जिसका फॉर्मूला है नेट डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम, जिसका और एक फॉर्मूला है काई इंटू ई वेक्टर। ये भी आपको याद होगा बच्चा, है ना, वेर काई इज नोन एज, ओके, काई को हम बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी। सो दिस इज अ काइंड ऑफ एक्स्ट्रा पार्ट, ठीक है, मतलब बेसिक चीजें हैं। अब जो चीज है वो इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज दिस इंपॉर्टेंट? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कंसिडर करें कि वी हैव टू पैरेलल प्लेट, ओके, और इसके बीच में अगर मान लो मैंने अज्यूम किया कि आई हैव अ डाइलेक्ट्रिक, ओके, तो यहाँ पे मान लो कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे मान लो हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। ओके, सो दिस इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये आपका क्या है बच्चा? डाई इलेक्ट्रिक। तो आपको जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। यहां से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगी, यू नो दिस, सारे बच्चों को आइडिया है ऑलरेडी। ओके, द इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमारी ई नॉट। ई नॉट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम। ओके, सो वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है ई नॉट। पर अगर मैं बोलूं डाई इलेक्ट्रिक के अंदर कितनी होगी, सो याद रखना डाई इलेक्ट्रिक के अंदर वैल्यू हो जाएगी ई नॉट बाई के। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाई इलेक्ट्रिक। अब यार ये चीज आप लोग को समझनी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ओके, क्या बताया बच्चा कि पहला, अगर आप लोग डाइलेक्ट्रिक को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में रखते हो तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ई नॉट बाय के। ओके, पर अगर वैक्यूम है तो आपका होगा ई नॉट, मतलब डाइलेक्ट्रिक की वजह से योर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी reduces. Okay, this is the one part which is important. Another part is कि हमारे पास इंड्यूस्ड चार्ज जो होगा, व्हाट इज इंड्यूस्ड चार्ज? द चार्ज इन द डाइलेक्ट्रिक, जो चार्ज जनरेट होगा बिकॉज ऑफ द इंडक्शन इफेक्ट इन डाइलेक्ट्रिक, उसके लिए भी वी हैव अ डायरेक्ट फॉर्मूला which is qi is equal to q times bracket 1 minus 1 by k. Okay,
So this is basically the formula of Qi bracket equal to Q bracket 1 minus 120. Okay, तो याद रखना ये जो आपका है, this is the formula for the induced charge and this is nothing but the effect of the dielectric. अब इसकी वजह से आपका कैपेसिटर का फॉर्मूला अब चेंज होता है. ओके, अब वो कैसे होता है वो अब मैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट पेज पे लेके जाता हूँ. ओके, सो अब मैं जो 6th पार्ट है उस पर आ जाता हूँ. ओके, सो आई थिंक उसमें हम डिस्कस कर लेंगे हमारा फॉर्मूला रिलेटेड टू पैरेलल प्लेट. अब पैरेलल प्लेट का दो फॉर्मूला है. पहला है पार्शियली फिल्ड. सो पार्शियली फील्ड की बात करें तो पार्शियली फील्ड में भी अगेन दो टाइप आती है. ओके, पहली है पार्शियली फील्ड डाइलेक्ट्रिक. तो उसमें क्या फॉर्मूला है सी का, यू नो दैट ऑलरेडी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन बी माइनस टी प्लस टी बाई के. और अगर हम पार्शियली फील्ड मेटल प्लेट की बात करें तो मेटल में आपको पता है ऑलरेडी सी का फॉर्मूला क्या हो जाता है बच्चा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन बी माइनस. ओके, सो पार्शियली फील्ड के लिए दिस आर द फॉर्मूला एंड वी हैव अनदर फॉर्मूला फॉर फुल्ली फील्ड. और फुल्ली फील्ड में हम नॉर्मली डाइलेक्ट्रिक की बात करेंगे. ओके, फुल्ली फील्ड में हम डाइलेक्ट्रिक की बात करेंगे. सो डाइलेक्ट्रिक में फुल्ली फील्ड का फॉर्मूला हो जाता है सी इज इक्वल टू के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए बाई टी. ठीक है, सो क्या फॉर्मूला है बच्चा पार्टी, द फॉर्मूला इज सी इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए बाई. Okay, so this is the two formula. These are the two formula for partially filled and the fully filled. Okay, बहुत बार आते हैं इसके ऊपर डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन, तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है. बट समटाइम्स आप लोग को पूछे जाते हैं कि अब मान लो कि जो मैंने कैपेसिटर कनेक्ट किया, तो ये जो कैपेसिटर है उसमें मैं जो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहा हूं वो इस तरह से इंसर्ट करता हूं, लाइक दिस. ओके, एंड डॉट डॉट, मतलब ये है आपका K1, ये है आपका K2, इसका थिकनेस है T1, इसका थिकनेस है T2. सो इसको मैं काइंड ऑफ सीरीज डाइलेक्ट्रिक बोलता हूं. और इसमें बेसिकली सीरीज या इसको बोल सकते हैं कि आपका डिस्टेंस जो है वो चेंज हो रहा है. तो कभी ऐसा क्वेश्चन देना बच्चा तो आपको यूज करना है फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस सो. ठीक है, so this is the very very important formula. There is another formula obviously, क्योंकि अब हम सीरीज बता रहे हैं तो ऐसा और एक फॉर्मूला बन सकता है. ओके, सो कौन सा फॉर्मूला है दूसरा, सो वी हैव पैरेलल वाला. तो इसमें क्या करते हैं बचा पार्टी, लाइक दिस यूज द प्लेट्स. तो यहाँ पे है K1, यहाँ पे है K2 एंड सो ऑन. ओके, तो जब मैं इसकी बात करूंगा तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन बी. इस बार हम एरिया पे चेंज करेंगे तो K1 A बाई प्लस K2 A2 प्लस सो ऑन. ओके, और टेंशन मत लेना है, इसके भी हम एक एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि सीरीज पैरेलल कैसे लगाना है. ओके, सो एक हो गया सीरीज और एक हो गया पैरेलल. ओके, आपके सामने जो फॉर्मूला है मान के चलो चांस ऐसा है कि एक क्वेश्चन वेरी हाई चांस है कि बन जाएगा इसमें से. ओके, तो आप नीट दोगे या सीईटी दोगे तो दोनों में से एक क्वेश्चन तो बनना ही चाहिए ये फॉर्मूला से. ओके ओके, अब चलते हैं कैपेसिटर का पार्ट 7. तो पार्ट 7 में ओके जब हम बात करेंगे
पार्ट 7 बेसिकली अब है ना, कैपेसिटर यहाँ पे टेक्निकली जितनी भी चीजें हो सकती है हमने बताई है। अब ये काइंड ऑफ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं। तो पहला मैं आपको एक सर्किट के बारे में बताऊंगा जो आपके दिलो दिमाग में पहले से छाई हुई है, आपको पता ही है, जिसको हम बोलते हैं गेहूं का पत्थर। यस, सो व्हीटस्टोन्स नेटवर्क। ओके, एवरीवन नोज कि व्हीटस्टोन्स नेटवर्क क्या होता है। सो आई डोंट थिंक सो कि इसमें मुझे ज्यादा कुछ बताना पड़ेगा। ओके, व्हेनेवर आपके पास एक ऐसा डायमंड शेप ओके नेटवर्क दिख जाए जिसमें बीच में हमने एक कैपेसिटर लगा दिया है, ओके, और आपको अलग अलग वैल्यू दी हो, फॉर एग्जांपल C1, C2, C3, C4 और बीच में मान लो है C5। तो यहाँ पे हम लोग एक बोलते हैं कि अगर C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4, जिसको हम बोलते हैं कि व्हीटस्टोन्स नेटवर्क हमारा बैलेंस है, ओके, देन वी कैन रिमूव, यू नो द आंसर है ना, अगर C1/C2 is C3/C4, we can remove C5। तो अगर C5 रिमूव कर दिया तो व्हाट विल हैपन नाउ, C1 एंड C2 सीरीज में होंगे, C3 एंड C4 सीरीज में होंगे, और ये दोनों का कॉम्बो किसमें जाएगा, पैरेलल में जाएगा। आपको आई थिंक सब पता है, ये मैं सिर्फ वो चीज करवा रहा हूँ जो आपको ऑलरेडी पता है, रीइंफोर्स कर रहा हूँ, है ना। C1 C2 सीरीज में वो आंसर फाइंड किया, C3 C4 सीरीज में वो आंसर फाइंड किया, दोनों के आंसर को आपने ऐड कर दिया तो यू विल गेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेटवर्क। जैसे हमने रेजिस्टेंस में पढ़ा था वैसे यहाँ पे भी चलता है, ओके। और इसका एक क्लासिक इसका एक क्लासिक आंसर या एक क्लासिक एक नेटवर्क है जो आपने शायद क्वेश्चन करते वक्त देखा होगा। सच बताना, अभी जो डायग्राम बना रहा हूँ वो आपने देखा है या नहीं, प्लीज लेट मी नो, ठीक है। याद करो, क्या ये डायग्राम हमने क्लास में डिस्कस किया था या नहीं, वेरी वेरी फेमस डायग्राम। और मैंने आपको वो भी बताया था कि इसको रीड्रॉ कैसे करते हैं। यस बच्चा पार्टी। सो ए और बी के बीच में अगर हमने ये रख दिया तो आपको पता है ये होता है C1, ये होता है C2, ये होता है C3, ये होता है C4 और ये हो गया बीच वाला C5। ओके, दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन्स नेटवर्क। ओके, अनदर फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन्स नेटवर्क। क्वेश्चन अभी आएगा जब हम रिवाइज कर रहेंगे तब मैं आपको इसका भी क्वेश्चन बता दूंगा, ओके। इसके में भी शॉर्टकट क्या है, यू विल डू दैट, ओके। एंड देयर इज वन मोर पार्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको मैं बोलता हूं यार कि बैटरी डिस्कनेक्टेड, बैटरी कनेक्टेड। अब ये जो मैं लिखवा रहा हूं ना, ये अच्छे से समझ लेना। अगर ये समझ गया तो आपके थियोरिटिकल क्वेश्चंस जो कैपेसिटर में आ सकते हैं वो पूरे के पूरे अभी के अभी क्लियर हो जाएंगे, ओके। तो मैं किसकी बात कर रहा हूं अभी आपको क्लियर हो जाएगा, व्हाट इज दिस, ओके। अज्यूम करो यू हैव अ कैपेसिटर जिसको आपने फुल्ली चार्ज कर दिया, मतलब उसके ऊपर चार्ज की वैल्यू है Q, वोल्टेज की वैल्यू है V, कैपेसिटेंस तो है C। आपने चार्ज करने के बाद उसकी बैटरी को हटा दिया, ठीक है। आपने क्या किया बच्चा, आपने चार्ज करने के बाद बैटरी को हटा दिया, चलो बैटरी हटा दिया है। जैसे ही बैटरी हटा दिया तो याद रखना योर चार्ज विल बी कांस्टेंट, चार्ज चेंज नहीं हो सकता, ओके, द चार्ज इज कांस्टेंट, ओके। पर बैटरी कनेक्टेड रखा है तो याद रखना योर वोल्टेज विल बी कांस्टेंट, ओके। लेट मी रिपीट दिस कंसेप्ट अगेन अगेन। आपका फोन है, आपने फोन को पूरा चार्ज कर लिया, ओके। सच बताओ, क्या फोन को आप चार्ज करते हो 100%, तो एटलीस्ट वो थोड़ी देर तक 100 दिखाता है, यस और नो। आपने फोन को जब देखा होगा तो एटलीस्ट थोड़ी देर तक 100 दिखाता है, ओके। सो हाँ,
आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द आईफोन, ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द आईफोन विच एक्चुअली 15 मिनट में पूरा 100 से 0 हो जाता है। वो मैं आईफोन की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल अच्छा वाला एंड्रॉइड फोन देख लो तो एटलीस्ट बेचारा थोड़ी देर तक 100 दिखाएगा, थोड़ी टाइम के बाद वो डिस्चार्ज होता है, बट उसका रीजन है क्योंकि उसके अंदर की सर्किट को थोड़ी रिक्वायरमेंट है, आप उसके ऊपर सर्फिंग करते हो, नेट देखते हो, इसकी वजह से उसका क्या होता है, चार्जिंग कम होता है। बट बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिया मतलब चार्ज कांस्टेंट है, पर आप कांस्टेंट उसको बैटरी कनेक्टेड रखो तो एग्री करोगे जितनी सप्लाई वोल्टेज मिल रही है वो कांस्टेंट उसके अक्रॉस रहेगी, यस और नो? जितना आपने सप्लाई वोल्टेज दे के रखा है उतना मिलता रहेगा, अब वो चेंज नहीं होने वाला है ना। सो योर वोल्टेज इज कांस्टेंट, ओके। तो अब सुनना व्हाट आई एम गोइंग टू डू। अगर इफ if we insert if we insert dielectric, अब अगर मैंने मान लो क्या किया बच्चा, ध्यान से सुनो, वो कैपेसिटर जिसकी बैटरी मैंने डिस्कनेक्ट कर दी है उसके बीच में मैंने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, ओके। तो व्हाट विल हैपन नाउ, दिस इज द क्वेश्चन जो पूछा जाता है, ओके। तो पहला, कैपेसिटेंस की वैल्यू के टाइम्स बढ़ जाएगी, के एप्सिलॉन नॉट ए बाय बी, ओके। ये पहला चीज दिमाग में आना चाहिए, ओके। व्हाट इज द क्वेश्चन नीट में पूछा जाएगा, इफ द कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज, बैटरी इज डिस्कनेक्टेड एंड नाउ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम जिसकी कांस्टेंट की वैल्यू के है उसको इंसर्ट किया, सो उसका कैपेसिटेंस ऑप्शन इंक्रीजेस बाय के, डिक्रीजेस बाय के, रिमेन्स द सेम एंड नन ऑफ दिस। तो अब आंसर क्या है, द कैपेसिटर विल इंक्रीज बाय के एंड लकीली इसमें भी सेम होता है, so it will be k epsilon naught a by b, okay. So don't forget, this is the most important concept, okay. So c क्या हो जाएगा, k epsilon naught a by b हो जाएगा, okay. अब क्योंकि यहाँ पे q कांस्टेंट है, okay, क्योंकि यहाँ पे क्या कांस्टेंट है बच्चा, q कांस्टेंट है, then what will be the effect of voltage? So voltage will reduce by k, याद रखना है। so, अगर बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो वोल्टेज पे क्या इफेक्ट होगा, योर वोल्टेज विल रिड्यूस बाय k, बट देन व्हाट अबाउट हियर, हियर वोल्टेज इज कांस्टेंट, तो q इज इक्वल टू, सो योर चार्ज विल इंक्रीज बाय k, ओके। सो बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ती है, वोल्टेज की वैल्यू रिड्यूस होती है। बैटरी कनेक्टेड है तो कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ती है, चार्ज की भी वैल्यू बढ़ती है। मुझे बताओ ये वाला पार्ट क्लियर हुआ, हाँ कि ना, यस और नो? दिस एंटायर डिस्कशन जो भी मैं बता रहा हूँ वो समझ में आया सब लोगों को, ओके। बिकॉज देखो आप भी एग्री करोगे, आपके पीआई वॉल्यूम में आपने ऐसे क्वेश्चन करे हुए हैं, प्रीवियस ईयर में भी ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं जहां पे पूछा जाता है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ओके। आई होप दिस शुड बी वेरी मच क्लियर, द इफेक्ट ऑन कैपेसिटेंस एंड द इफेक्ट ऑन वोल्टेज, ओके ओके। चल, एनी डाउट प्लीज लेट मी, कुछ पूछना है, एनीथिंग? Coming to the last part of capacitors, the last part of capacitors जिसको मैं बोलता हूँ part 8. This part is actually, we can say, the extra part. For now अभी तक इसको पूछा नहीं गया, but we never know कि नीट में कभी मान लो पूछा जाए तो क्या, जिसको मैं बोलता हूँ चार्जिंग एंड जिसको मैं बोलता हूँ डिस्चार्जिंग। और मैं किसकी बात कर रहा हूँ, लेट मी रिपीट, आई एम टॉकिंग अबाउट द RC नेटवर्क, आई एम टॉकिंग अबाउट द RC नेटवर्क। व्हाट इज चार्जिंग
और व्हाट इज RC? तो R मतलब रजिस्टर, C मतलब कैपेसिटर. So if I take resistor and capacitor in series and I connect them with a battery, voltage V, okay, तो इसमें जो चार्ज होगा ना, कैपेसिटर जो चार्ज होगा, वो चार्ज का जो फॉर्मूला है वो होता है Q नॉट ब्रैकेट 1 माइनस E रेज टू माइनस T बाय टाउ C. ओके, एक्सप्रेशन देख के हो सकता है बत्तियां हुई हो जाए कि लगे कि सर क्या बोल दिए ये. ओके, बट याद करो ये पढ़ चुके हैं हम, है ना. द चार्ज का वैल्यू हो जाता है Q नॉट ब्रैकेट 1 माइनस ई रेज टू माइनस टी बाई टाउ सी, where टाउ सी इज टाइम कांस्टेंट. नोट डाउन करना, टाइम कांस्टेंट, जिसका फॉर्मूला है वेरी सिंपल, R इंटू सी. ओके, R इंटू सी. So what is time constant? In one time constant, capacitor, okay, capacitor charges up to or charges to 63.2% of Q naught. Okay, charges up to or charges to 63.2% of Q naught. Okay, ये चीज को समझाने का बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ. ओके, बेस्ट तरीका. ओके, बच्चा पार्टी, आप लोग को पता है कि अज्यूम करो आपका कैपेसिटर फॉर एग्जांपल 100% चार्ज हो सकता है. ओके, 0 से 100. लेट अस से यार आपके पास R की वैल्यू है 1 किलो ओम और C की वैल्यू है फॉर एग्जांपल 10⁻⁻² फैरेड. ओके, तो कैन यू से R इंटू सी का वैल्यू 10 सेकेंड हो जाएगा. सबको समझ में आया. 1 किलो ओम इज 1000 ओम, 1000 इंटू 10⁻² करोगे तो आपको आंसर 10 सेकेंड मिलेगा. इतना क्लियर है सब लोग को, है ना. तो ये जो RC आपको मिला विच इज 10 सेकेंड, ये आपका हो गया टाइम कॉन्स्टेंट. इसका मतलब क्या है कि 10 सेकेंड अगर आप रुके ना, तो 10 सेकेंड में आपका कैपेसिटर 0 से 63.2% पे चला जाएगा. आई होप अब पूरा अच्छे से समझ गया हो. ओके, मतलब अगर आपको कैपेसिटर को 63.2% चार्ज करना है तो आपको कितना सेकंड रुकना पड़ेगा? R इंटू सी, मतलब 10 सेकंड. ठीक है, सो दिस इज द वैल्यू और दिस इज द मीनिंग ऑफ टाइम कॉन्स्टेंट. ओके, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, ये था चार्जिंग. सिमिलरली अगर हम बात करें बच्चा पार्टी डिस्चार्जिंग की. ओके, सो डिस्चार्जिंग इज अ सिमिलर कंसेप्ट. अब आप बैटरी कनेक्ट नहीं करोगे, आप सिर्फ क्या कनेक्ट करोगे? एक वायर. ओके, सो कैपेसिटर धीरे 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 करके डिस्चार्ज हो जाएगा. सो अब वो जब डिस्चार्ज होगा तो उसके ऊपर चार्ज धीरे धीरे रिड्यूस होगा. तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? Q नॉट ई रेज टू माइनस टी बाई टाउ सी. दोनों फॉर्मूला में डिफरेंस समझ लो. चार्जिंग में फॉर्मूला है 1 माइनस, डिस्चार्जिंग में फॉर्मूला है ई रेज टू माइनस टी बाई टाउ सी डायरेक्ट. इसमें योर टाउ सी इज अगेन R इंटू सी. और इसका मतलब क्या है? इन 1 टाउ सी कैपेसिटर, ओके, कैपेसिटर discharges to, now this is very important, 36.8% of Q naught, 36.8% of Q naught, or discharges by 63.2% of Q naught. Please, there is a request, understand the difference between discharges to discharges by. ओके, एक टाइम कांस्टेंट में वो 100 से डायरेक्टली 36.8 पे आ जाएगा, या तो 100 से 63.2% रिड्यूस होगा और 36.8 पे आएगा.
दोनों का मतलब सेम है. बेसिक इंग्लिश है, डोंट फॉरगेट दिस. ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2 एंड व्हाट इज द डिफरेंस इन 1. ओके, लेट मी बी वेरी वेरी फ्रैंक विथ यू. ये कंसेप्ट ओके नीट में बहुत कम पूछा जाता है. पहले 7 पार्ट जो पेज बनाए, 7 पार्ट बताए, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट. ओके, आई होप ये पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए. क्लियर हो गया होगा. दिस इज, आई कैन से, द एंटायर कैपेसिटर्स. ओके, पूरे 1 आवर में हमने जो स्टार्ट से लेकर एंड तक किया, कवर किया है, दैट इज द एंटायर कैपेसिटर्स इन फ्रंट ऑफ यू. इसके बाहर का आपको कुछ नहीं आएगा. एक चीज ऐड कर देता हूँ, मे बी आप लोग को शायद हेल्प करे. ओके, समटाइम्स दे आस्क, ये जो अभी मैंने आपको बताया ना बच्चा, इसमें पूछते हैं कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स. सो फोर्स का फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट के ई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए. तो कभी भी बच्चा आपको फॉर्मूला पूछे ना, तो ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. एफ का क्या फॉर्मूला है? हाफ एप्सिलॉन नॉट के ई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए. ठीक है, सो दिस इज द फोर्स बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर. ठीक है, सो कभी पूछे तो यार याद रखना. गलती से अगर ये कभी क्वेश्चन आ गया तो यू शुड बी नोइंग दिस. दैट्स